हेलो। देखिए, ग्राम पंचायत लिखवा जा रहा भाई, निकाल लीजिए। तो प्रश्न बनाइए अगला ग्राम पंचायत में आपका। देखिए, बता दिया जाए, सोमवार से थोड़ा शेड्यूल चेंज होगा आपका। सोमवार से जो शेड्यूल चलेगा बता दिया जाए आपका। ये सोमवार से आपका लॉ की क्लास 7:30 बजे से चलेगी। और आप सोमवार से मैंने लॉ की क्लास, अब गर्मी भी आ रही है, आपका 7:30 बजे से चलेगी। और आपका नया सब्जेक्ट लगेगा सोमवार से। ग्राम पंचायत आज ख़त्म हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन लिखवाना है। और आपका इंग्लिश की क्लास बीच में रहेगी, ताकि आपका ये एपीयू की क्लास 1 बजे तक चल सके। क्योंकि भाई लगातार हम भी पढ़ाते हैं, तो 12 बजे तक मैंने आपका बीच में थोड़ा हमें भी रेस्ट चाहिए, आधा 1 घंटा। और लगातार हम भी अब चाहे आप लोग कि 7-8 घंटा पढ़ा दें सर, तो मुश्किल है थोड़ा। शाम वाला इसीलिए कम ही चलता है, 3 ही घंटा 2.5 घंटा चलता है। तो आपका कई लोग मांग भी कर रहे थे इंग्लिश बीच में लगा दिया जाए, थोड़ा हमें भी आधा 45 मिनट आराम मिल जाएगा। तो फिर आपका मैंने जो एपीओ का बैच है यह 11 से 1 तक चल जाएगा आराम से। और जो लोग मैंने बीच में आपका गैप हो रहा है, तो भाई बाहर बैठकर कुर्सी है अपना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट 50 मिनट इंग्लिश का क्लास चलता है। तो जिनको समस्या हो भाई बाहर अपना कुर्सी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मोबाइल चलाएं, चाहे मोबाइल से पढ़ें या बैठ कर पढ़ सकते हैं। जो लोग भाई जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उनको सिस्टम से जोड़ा जाएगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं कोई। क्योंकि सुबह से शाम तक जितने क्लास चल रहे हैं सब क्लास रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और सभी क्लास को भेजा भी जा रहा है। मैंने जो 7:30 बजे से चलेगा और शाम को 7 बजे तक सारे ये क्लास रिकॉर्ड हो रहे हैं भाई। आप चाहे तो वीडियो से बाद में देख सकते हैं, कोई ये नहीं है। तो ये आपका चूँकि अब गर्मी भी आ रही है, तो भाई आपका सुबह पढ़ाया जा सकता है। और नया सब्जेक्ट आपका कहिए, अब 2 उसमें लगे, 2 में से कोई एक लग सकता है, या तो ये सारे लग जाए, या आपका रेंट कंट्रोल 1 हफ्ते का है। यानी कि आपका ये सारे लगेगा, तो ये फ़ायदा होगा कि भाई जो लोग एमपी डाले हैं 1 हफ्ते में उनका निपट जाएगा। और ये सब सब्जेक्ट आपका 7-7 8-8 दिन का है। तो आपका माने माइनर ही है, लोकल माइनर जो भी हो। एक माइनर भाई लगातार मैं बता दूं, आपका एक जो माइनर या लोकल है, आपका इसी में लोगों की कमजोरी दिख रही है। तो एक माइनर शुरुआती दौर में लगातार अब चलाया जाएगा, ताकि आपका एक एक करके क्या हो, समाप्त हो। और इसी में लोग आपका बिहार में भी मात खा रहे हैं और यूपी में भी मात खा रहे हैं। तो भाई जो आपका पक्ष कमज़ोर हो, मैं बता दूं, सबसे पहले उसी पक्ष पर अटैक करिए। और जो मजबूत हो वो तो मजबूत है ही, पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये सारे 1 हफ्ता पढ़ाते हैं, उसके बाद रेंट कंट्रोल, उसके बाद आपका जो लोग एचजेएस भी पढ़ते हैं उनके लिए भी हो जाएगा, बिहार के लिए भी हो जाएगा, एमपी के लिए हो जाएगा, यूपी के लिए। यानी कि ऐसा इधर ऐसा माइनर या लोकल चलाया जाए जो हर एक जगह काम करे। भाई बिहार जे में 5 क्वेश्चन आता है प्री में, फिर मेंस में भी आता है, यूपी जे में भी 20 नंबर का मेंस में आएगा,
एमपी में भी आपका प्री में है। माने ये जो पढ़ाया जाएगा ये सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका बता दिया जाए, ये हर एक जगह है। यूपी में भी आपको पढ़ना है। बैठिए अंदर, बैठ जाइए, 3 लोग उसी पे। ये हर एक जगह आपका मिलेगा। उसके बाद आपका रेंट कंट्रोल लगा दिया जाएगा, फिर और कुछ लगा दिया जाएगा, फिर एक हफ्ता या 8 दिन में ये समाप्त हो जाएंगे। मैं बता दूं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। तो आइए भाई, ग्राम पंचायत में देखिए आज समाप्त करना है इसको। हर हाल में 4-5 क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे, उसको लिखवा दिया जाए मेंस के लिए, ताकि आज ये समाप्त हो जाए। लिखिए भाई, आपका क्वेश्चन जो आया हुआ है या जो आ सकता है वहीं लिखवाया जा रहा है। प्रश्न बना लीजिए। तो अधिभार या सरचार्ज से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यूपी में अधिभार या इसको कहते हैं सरचार्ज। अधिभार या सरचार्ज से आप क्या समझते हैं? यह कितने समय में उद्गृहित किया जाना चाहिए? लिखिए, यह इसी में लिखिएगा, यह कितने समय में उद्गृहित, उद्गृहित माने वसूलना चाहिए। यह कितने समय में उद्गृहित किया जाना चाहिए, इसका उल्लेख करिए। उद्गृहित न आए तो आप लिख लीजिएगा कितने दिनों में वसूलना चाहिए। भाई उद्गृहित न आए तो आप लिख लीजिएगा कितने दिनों में वसूलना चाहिए। वसूलना लिख लीजिएगा। तो लिखिए भाई, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 में अधिभार यानी कि सरचार्ज, अधिभार का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि ग्राम पंचायत की संपत्ति, को हानि प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य या अन्य समिति के सदस्य द्वारा उपेक्षा बरतने के कारण हुई हो,
तब इसके लिए धन की वसूली यानी कि नुकसान की वसूली, नुकसान लिख लीजिए, धन सही नहीं रहेगा, नुकसान लिख लीजिए। तब इसके लिए नुकसान की वसूली इनसे की जा सकती है, इसे ही अधिभार कहा जाता है। इनसे की जा सकती है, इसे ही अधिभार कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 27 का क्लाज 1, धारा 27 और क्लाज 1 लिखना है। लिखिए भाई, आपका प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान या ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का, या ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसी हानि कामा दीजिए दुर्व्यय या दुरुपयोजन माने मिसयूज करना, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके प्रधान रहते या सदस्य रहते हुए, माने उसके कार्यकाल के दौरान, या सदस्य रहते हुए उसकी उपेक्षा या अवचार माने मिसकंडक्ट, उसकी उपेक्षा माने नेग्लिजेंस, उसकी उपेक्षा या अवचार के माने मिसकंडक्ट के अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुई हो। यानी कि अगर ग्राम पंचायत की संपत्ति और इन लोगों ने क्या बरती उपेक्षा, उसके कारण उसको क्या पहुंचा नुकसान, तो इन्हीं से पैसा वसूला जाएगा। इसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, सरचार्ज। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए परिसीमा, या हेडिंग पूरा डालिए अधिभार की वसूली के लिए परिसीमा, पूरा हेडिंग डालिए, परिसीमा शॉर्टकट में हो जाएगा। अधिभार की वसूली के लिए परिसीमा,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फर्स्ट। ग्राम पंचायत की संपत्ति, फर्स्ट में लिखेगा, दो परिसीमा है, समय सीमा। फर्स्ट में लिखेगा भाई वो बैरक तोड़कर लिखवाया जा रहा है, उन्हें डायरेक्ट नहीं लिखवाया जा रहा है, बैरक को तोड़कर लिखवाया जा रहा है। लिखिए फर्स्ट आपका, ग्राम पंचायत की संपत्ति की हानि, ग्राम पंचायत की संपत्ति के हानि, कामा दीजिए दुर्व्यय या दुरुपयोजन के दिनांक से 10 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के अंदर, ये फर्स्ट लिखवाया जा रहा है, जेएस प्री में भी पूछा जाता है। 10 वर्ष के अंदर कामा दीजिए, सेकंड में लिखिए भाई आपका, कामा देने के बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है, सेकंड में लिखिए। देनदार व्यक्ति के अपने पद पर न रह जाने के 5 वर्ष के भीतर, देनदार व्यक्ति के माने प्रधान सदस्य इत्यादि, देनदार व्यक्ति के अपने पद पर न रह जाने के 5 वर्ष के भीतर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, अधिभार की वसूली की प्रक्रिया, सरचार्ज की वसूली की प्रक्रिया, अधिभार के वसूली की प्रक्रिया। लिख लीजिए, धारा 27 के क्लाज 2 में दी गई है, क्लाज 2। धारा 27 का क्लाज 2 लिखिए भाई आपका, प्रक्रिया क्या है। लिखिए, नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार जो नियत की जाए, जो नियत की जाए माने प्रेस्क्राइब की जाए, जो नियत की जाए, कामा दीजिए, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा, यानी कि सरचार्ज की धनराशि निश्चित करेगा, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण पत्र भेजेगा, और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण पत्र भेजेगा। कामा दीजिए, जो माने जो मतलब यहाँ कलेक्टर, जो मतलब क्या, कलेक्टर, जो यह समाधान हो जाने पर, समाधान माने बिलीव हो जाने पर, बिलीव मतलब विश्वास, जो यह समाधान हो जाने पर की धनराशि देय है, की धनराशि देय है, कामा दीजिए, उसे भू राजस्व की बकाया की भांति, उसे भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा, उसे भू राजस्व की बकाया की भांति
वसूल करेगा। हेडिंग डालिए अगला, अपील। हेडिंग डालकर लिखेंगे सही रहेगा, मैंने पता लगता रहेगा कि किस क्लाज में क्या है। अपील लिखिए धारा 27 का क्लाज 3, धारा 27 का क्लाज 3 अपील लिखिए भाई आपका। अधिभार की धनराशि नियत करने के, लिखिए अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से, नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, व्यथित मतलब आहत, आहत माने पीड़ित होता है, व्यथित ना आए तो आहत माने जिसके खिलाफ आदेश हुआ है। व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के, ये जेस में भी प्री में पूछा जा सकता है समय, ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी को, राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी को, कामा दीजिए, जो नियत किया जाए, जो नियत किया जाए माने नियम बनाकर नियत किया जाए, नियत किया जाए आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। हेडिंग डालिए आपका अगला इसी में, अधिभार की वसूली के लिए सिविल वाद लाना। हेडिंग डालकर लिखिएगा, अधिभार की वसूली के लिए सिविल वाद लाना, अधिभार की वसूली के लिए सिविल वाद लाना माने सरकार ला सकते हैं सिविल वाद। बस 2 लाइन और बचा इस क्वेश्चन में, लिखिए भाई आपका धारा 27 का क्लाज 4, नीचे डाल दीजिए किस क्लाज में है। धारा 27 का क्लाज कौन सा, 4 लिखिए। यदि अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही, यदि अधिभार नियत करने या उसे वसूल करने की कार्यवाही नियत प्राधिकारी द्वारा या कलेक्टर द्वारा न की जाए, नियत प्राधिकारी द्वारा या कलेक्टर द्वारा न की जाए, वहाँ राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध माने प्रधान इत्यादि के विरुद्ध, वहाँ राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, कामा दीजिए दुर्व्यय या दुरुपयोजन, ऐसी हानि, कामा दीजिए दुर्व्यय या दुरुपयोजन के प्रतिकर के लिए वाद दायर कर सकती हैं, के प्रतिकर के लिए वाद दायर
कर सकती हैं। खड़े पर दे दीजिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अगला लिखिए भाई, आपका प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न बना लीजिए। संयुक्त समिति से आप क्या समझते हैं? ज्वाइंट कमेटी। निकाल लीजिए। लिखिए भाई, संयुक्त समिति से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यों का उल्लेख करिए। इसके कार्यों का उल्लेख करिए। लिखिए भाई, उत्तर लिखिए इसका। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 30 में, यानी कि 30 में, 1947 की धारा 30 में माने 30 में संयुक्त समिति के बारे में प्रावधान किया गया है। लिखिए, इन संयुक्त समितियों का गठन, इन संयुक्त समितियों का गठन इस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इस उद्देश्य के लिए किया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 15 तथा 16, इस अधिनियम की धारा 15 तथा 16, भाई बैरेक्ट में है नहीं, वो अपने कोरिलेट करके लिखवा जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 15 और 16 में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति, दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति कई ग्राम पंचायतों द्वारा संयुक्त रूप से की जा सके। लिखिए धारा 30 का क्लाज 1 लिखिए भाई, आपका धारा 30 का क्लाज 1।
लिखिए ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, कामा दीजिएगा, जो नियत किए जाएं, जो नियत किए जाएं, कामा दीजिएगा, फिर 2 या अधिक ग्राम पंचायतें, 2 या अधिक ग्राम पंचायतें किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजन से, किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजन से माने उद्देश्य से, किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजन से जिसमें वे संयुक्त रूप से अभिरुचि रखती हों, जिसमें वे, फिर एक बार देखिए, किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजन से जिसमें वे संयुक्त रूप से अभिरुचि रखती हों, अभिरुचि रखती हों, कामा दीजिए, ऐसी संयुक्त समिति नियुक्त करने हेतु, ऐसी संयुक्त समिति नियुक्त करने हेतु जिसमें उसके प्रतिनिधि सम्मिलित हों, जिसमें उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हों, कामा दीजिएगा, लिखित द्वारा सम्मिलित हो सकती है, लिखित द्वारा सम्मिलित हो सकती है, और के बाद पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल ए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, और के बाद आपका पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए स्मॉल ए, स्मॉल ए लिखिएगा, कैपिटल नहीं। लिखिए भाई, किसी संयुक्त कार्य के निर्माण माने क्या कर सकती हैं ज्वाइंट कमेटी, किसी संयुक्त कार्य के निर्माण तथा अनुरक्षण के संबंध में ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रबंधनकारी अभी हम फोन करते हैं आपको 20-25 मिनट बाद, कॉल बैक करते हैं। लिखिए भाई, आपका ग्राम पंचायत प्रबंधनकारी कोई योजना तैयार करने के लिए, ग्राम पंचायत पर बंधनकारी कोई योजना तैयार करने के लिए और उस शक्ति के संबंध में, और उस शक्ति के संबंध में जिसका किसी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा, जिसका किसी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजना के संबंध में प्रयोग किया जाए, ऐसी योजना के संबंध में प्रयोग किया जाए,
कामा दीजिए, उन शर्तों पर जिन्हें आरोपित करना वे उचित समझें। उन शर्तों पर जिन्हें आरोपित करना वे उचित समझें। ऐसी समिति को शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है, यानी बताया गया था भाई आपका डेलीगेट कर सकती है। एक दिन मैं बताया था पूरा डिटेल में, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट का केस। आपके लिखिए, ऐसी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है, माने डेलीगेट कर सकती हैं, दे सकती हैं। ग्राम पंचायतें शक्ति किसको दे देंगी? संयुक्त समिति को, तभी तो कार्य करेगा, नहीं तो कहाँ कार्य करेगी। पैराग्राफ चेंज करके बी लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल बी, ये था, बी लिखिए। ऐसी समिति के बने रहने, ऐसी समिति के बने रहने, कामा दीजिए, उनके सदस्यों के कार्यकाल, उनके सदस्यों के कार्यकाल और कार्यवाहियां तथा पत्र व्यवहार, और कार्यवाहियां तथा पत्र व्यवहार करने के ढंग के संबंध में, करने के ढंग के संबंध में नियम बना सकती हैं, नियम बना सकती है, या उन्हें परिष्कृत कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, या उन्हें परिष्कृत कर सकती है, यानी कि मॉडिफाई कर सकती है, परिष्कृत कर सकती है। पैराग्राफ चेंज करके अब खंड 2 लिखिए, ये खंड 1 में चल रहा था इतना, ये खंड 1 में चल रहा था भाई, खंड 2 लिखिए। यदि ग्राम पंचायतों में कोई मतभेद उत्पन्न हो, यदि ग्राम पंचायत माने कार्य को लेकर या योजना को लेकर, यदि ग्राम पंचायतों में मतभेद उत्पन्न हो, तब उसे नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जाएगा, तब उसे नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जाएगा, माने सौंपा जाएगा, भेजा जाएगा, अभिदिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उसके संबंध में अंतिम होगा, जिसका निर्णय उसके संबंध में अंतिम होगा। ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर लिखवा दिया गया कि किस उद्देश्य के लिए। अगला प्रश्न बनाइए भाई, आपका प्रश्न बनाइए, ग्राम प्रधान के निर्वाचन पर, प्रश्न अगला बनाइए, ग्राम प्रधान के निर्वाचन पर किन आधारों पर आपत्ति की जा सकती है? ग्राम पंचायत के प्रधान के निर्वाचन पर किन आधारों पर आपत्ति की जा सकती है? ऐसी आपत्ति के निस्तारण की प्रक्रिया का उल्लेख करिए।
ऐसी आपत्ति के निस्तारण की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो आपको बताया गया कि दो आधार पर आप क्या कर सकते हैं चैलेंज। पहला आधार था आपका कि रिश्वत और दूसरा आधार क्या था आपका अनुचित दबाव। वही अब लिखवाना है। लिखिए भाई आपका, लिखिए आपका उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 1947 की धारा 12C लिखिएगा। हिंदी में लिखना है तो आपका 12 इंग्लिश में 12C लिखा जाता है। कोष्ठ में ना लिखे भाई, कोष्ठ के बाहर ये लिखा जाता है 12C। हाँ देखिए भाई, कोष्ठ ना लगाइएगा, कोष्ठ का मतलब वो क्लाज हो जाता है और ऐसे रहेगा जैसे कि आपका लिखते हैं 114A लिख दिए तो ये इसका मतलब कि धारा 114 का ही भाग है, क्लाज है उसका। अगर इसी को हम ऐसे लिखें 114A, इसका मतलब कि नई धारा है। तो जो 12C है वह नई धारा है, किसी का क्लाज नहीं है, याद रखिए। 12C लिखिए, फिर एक बार देखिए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12C में उन आधारों का वर्णन किया गया है, उन आधारों का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर प्रधान के रूप में अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति के विरुद्ध आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन पत्र एप्लीकेशन दिया जाएगा। आवेदन पत्र के माध्यम से नियत प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति की जा सकती है, ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, आपत्ति की जा सकती है। ये आधार निम्नलिखित हैं। कई खंड है, अब खंड वाइज ना लिखेगा, उलझ जाएगा उसमें मामला। हेडिंग डाल के अलग लिखवाए। ये आधार निम्नलिखित हैं, ये आधार निम्नलिखित हैं। पहला लिखे भाई, यदि प्रधान का निर्वाचन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया गया है, यदि प्रधान का 1 में लिखेगा, यदि प्रधान का निर्वाचन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया गया है, अर्थात के बाद आप पैराग्राफ चेंज करके आपका इस्तेमाल ए बी करके लिखिएगा। आधार वहीं ए बी ऐसे करके लिखिएगा भाई। लिखिए, ए चुनाव में व्यापक रूप से, इस्तेमाल ए में लिखिएगा,
चुनाव में व्यापक रूप से घूसखोरी के भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया था। चुनाव में व्यापक रूप से घूसखोरी के भ्रष्टाचार का प्रयोग, तोड़कर लिखवाया जा रहा है भाई बेरेक, वो लाइन बाय लाइन नहीं लिखवाया जा रहा है। चुनाव में व्यापक रूप से घूसखोरी के भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया था। कामा दीजिए, स्मॉल बी, अगला लिखिए स्मॉल बी में व्यापक रूप से अनुचित प्रभाव यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्यापक रूप से अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया था। व्यापक रूप से अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया था, माने लोगों की इच्छा को क्या किया गया था, डोमिनेट, दबा दिया गया था। आपका ये दो हैं, जब आप कहा जाएगा कि क्या किया गया है, आपका घूसखोरी किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए क्लास 2। अब ए बी के बाद दूसरा खंड लिखिए भाई 2 बस डाल दीजिए, यानी कि आपका 2 लिखिए भाई। प्रधान के निर्वाचन के परिणाम पर, प्रधान के निर्वाचन के परिणाम पर निम्न आधारों पर प्रभाव पड़ा था। प्रधान के निर्वाचन के परिणाम पर निम्न आधारों पर प्रभाव पड़ा था। पैराग्राफ चेंज करके इसमें भी लिखिए स्मॉल ए लिखिए। किसी प्रत्यार्थी का नामांकन पत्र, प्रत्यार्थी मतलब कि जो चुनाव लड़ रहा है, किसी प्रत्यार्थी का नामांकन पत्र अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया था। अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया था। अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया था। पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल बी लिखिए, ये में था स्मॉल बी। इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए, स्मॉल बी में लिखिएगा, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करने में घोर उपेक्षा की गई है। नियमों का अनुपालन करने में घोर उपेक्षा की गई है, जिसके कारण निर्वाचन पर सारवान प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण निर्वाचन पर सारवान प्रभाव पड़ा है। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए तो चुनाव याचिका की अंतर्वस्तु। चुनाव याचिका की अंतर्वस्तु, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, ये इसका मतलब ये हुआ भाई।
अंतर्वस्तु माने कंटेंट। कंटेंट का मतलब कि याचिका के अंदर कौन कौन बातें लिखी जाएंगी। लिखिए इसको, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। चुनाव याचिका अभिवचनों के नियमों का पालन करने, चुनाव याचिका अभिवचनों के नियमों का पालन करने। इसको देखिए भाई, नए लोग ना समझ रहे हैं तो अभिवचन मतलब प्लीडिंग होता है। आपका एमपी में ज़्यादा पूछा जाता है प्लीडिंग का मतलब क्या हुआ। तो प्लीडिंग की परिभाषा दी गई है आपका सीपीसी के आदेश 6 के नियम 1 में। प्लीडिंग का मतलब वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र, यानी कि या तो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, यानी कि वाद पत्र या क्या और न मार दीजिएगा, वाद पत्र या बीच में लगा है तो या ही मारना है। यानी कि वाद पत्र भी अब 4 ऑप्शन देगा तो पहला ऑप्शन बेयर एक्ट का ही खोजना है। जो बेयर एक्ट में हूबहू लिखा गया, मैं बता दूं, वहीं आप पहला ऑप्शन खोजेंगे कंपटीशन में। अगर वह ऑप्शन न रहे तब जो मैं बताता हूँ उसको ढूंढिएगा। ये नहीं कि पहले अपना दिमाग नहीं लगाना है, पहले किसका दिमाग लगाना है, जो बेयर एक्ट में बातें क्या हैं लिखी गई हैं। लिखिए भाई, आपका चुनाव याचिका अभिवचनों के नियमों का पालन करने, अभिवचनों के नियमों का पालन करने एवं सभी तथ्यों का सत्यापन करने के उपरांत, एवं सभी तथ्यों का सत्यापन करने के उपरांत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा, सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। लिखिए, ऐसी याचिका में माने आवेदन पत्र में, ऐसे आवेदन पत्र में, ऐसे आवेदन पत्र में प्रधान पद पर सहभागिता करने वाले, माने जो चुनाव लड़े हैं, प्रधान पद पर सहभागिता करने वाले सभी प्रत्याशियों को, माने जितने लोग खड़े थे, सभी प्रत्याशियों को प्रतिवादी के रूप में, डिफेंडेंट के रूप में, प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाएगा, जिसमें निर्वाचित प्रधान भी होगा। माने सबको पार्टी बनाना पड़ेगा, जिसमें निर्वाचित प्रधान भी होगा, माने चुनाव जीता है जो, निर्वाचित प्रधान भी होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नियत प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना। हेडिंग डालिए, काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन है थोड़ा। लिखिए, नियत प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना, नियत प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, नियत प्राधिकारी सभी पक्षों को सुनने के उपरांत
सभी पक्षों को सुनने के उपरांत निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगा। निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगा। फर्स्ट लिखिए कौन कौन सा, वो लाइन छोड़कर फर्स्ट लिखिए कौन कौन आदेश दे सकेगा। फर्स्ट लिखिए भाई, चुनाव को अपास्त घोषित कर सकेगा। अपास्त माने सेट एसाइड, उलट देना। चुनाव को अपास्त घोषित कर सकेगा। अपास्त का मतलब होता है उलटना, सेट एसाइड कहा जाता है। अपास्त घोषित कर सकेगा। सेकंड लिखिए, निर्वाचक को शून्य घोषित करते हुए पद रिक्त कर देगा। निर्वाचक को माने जो चुनाव जीता है, निर्वाचक को शून्य घोषित करते हुए पद रिक्त कर सकेगा। थर्ड में लिखिए, आवेदक को निर्वाचित घोषित कर सकेगा। आवेदक को निर्वाचित घोषित कर सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नियत प्राधिकारी के आदेश का पुनरीक्षण, हेडिंग डालिए, नियत प्राधिकारी के आदेश का पुनरीक्षण। लिखिए, नियत प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध नियत प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति आदेश दिए जाने के 30 दिन के भीतर आदेश दिए जाने के 30 दिन के भीतर जिला जज के यहाँ निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन दे सकेगा। निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन दे सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फिर फर्स्ट आधार वहीं लिखना है। फर्स्ट में लिखिए भाई, 3 आधार हैं। फर्स्ट में लिखिए, यह कि कामा दे दीजिएगा, विहित प्राधिकारी ने, फर्स्ट में लिखिएगा, यह कि विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है। यह कि विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं थी। जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं थी। से कामा देकर सेकंड लिखे भाई, इसी में
आपका पहला ये आधार हुआ रिवीजन का। सेकंड लिखिए, यह कि विहित प्राधिकारी, यह कि विहित प्राधिकारी अपने में निहित अधिकारिता का, अपने में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, अपने में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, प्रयोग ही नहीं किया। तीसरा लिखिए, थर्ड, यह कि विहित प्राधिकारी ने यह कि विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से, अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से किया है, या सारवान अनियमितता, इरेगुलरिटी। कल भी सीआरपीसी में बताया गया था, अनियमितता माने गलती, माने कुछ त्रुटि हो गई। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए, जिला जज द्वारा आदेश पारित करना। माने रिवीजन के बाद जिला जज द्वारा आदेश पारित करना। लिखिए, जिला जज पुनरीक्षण में जिला जज पुनरीक्षण में नियत प्राधिकारी के आदेश को पुष्ट कर सकता है, पुष्ट माने ओके कर देना, पुष्ट कर सकता है, कामा दीजिए अपास्त कर सकता है। अभी बताया गया अपास्त माने क्या, उलटना, सेट एसाइड। कामा देकर लिखिए, अपास्त कर सकता है, फिर कामा दीजिए संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है, या मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर सकता है, या मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित, रिमांड कहा जाता है, प्रतिप्रेषित कर सकता है। आपका ये क्वेश्चन आपका बिहार जे इंटरव्यू में बना था कि रिमांड कहाँ कहाँ है बताइए। ये पूछा गया था पिछली बार भाई 2-3 लोगों से कि कहाँ कहाँ रिमांड है। तो जितने कानून में रहेगा रिमांड, सीआरपीसी, सीपीसी, सब में बताना पड़ता है। लिखिए आगे, ये लिख लेना, अभी समाप्त नहीं हो भाई, एक लाइन और। सुनवाई है प्रतिप्रेषित कर सकता है, खड़ी पैर न दीजिए, अभी कामा दीजिए, खड़ी पैर न दीजिए भाई, एक लाइन और है इसमें, कर सकता है, कामा दीजिए, या मामले को गुणागुण के आधार पर तय कर सकता है, यानी कि मेरिट के आधार पर, या मामले को मेरिट के आधार पर, गुणागुण के आधार पर, मेरिट कहा जाता है, तय कर सकता है। आपका भी ग्राम पंचायत ही लिखवाई जाएगी भाई, जूरिस्प्रूडेंस लिखवाया नहीं जाएगा, सीआरपीसी भी आज लिखवाई ही जाएगी,
क्योंकि 1 घंटा में आपका 2-3 क्वेश्चन बचा, वो भी निपटा दिया जाए। हाँ भाई देखिए, एक और सूचना है, जो लोग नए हैं 2-3 दिन डेमो हो गया भाई, सोमवार को एडमिशन करा लें। व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा जाएगा भाई। आपका किसी को कहिए तो कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर सबके सामने बुलाकर, तो भाई सार्वजनिक कह दिया जाए। अपना फीस कुछ जमा करें, एक बार नहीं जमा करें तो भाई 2-3 बार में जमा करें, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो भाई सार्वजनिक रूप से बताया जा रहा है। 2-3 दिन आप पढ़ चुके हैं और सोमवार से आपका नया सब्जेक्ट 1-2 लग ही जहाँ भाई सेकेंड पीरियड में सीपीसी चलेगी। पहले सोमवार से सारे और उसके बाद सीपीसी, 3 दिन सीपीसी, 3 दिन जूरिस्प्रूडेंस का टर्न रखा गया है। तो सोमवार, मंगल और बुधवार को सीपीसी, और जो सीपीसी चलेगी अब वीडियो जाएगी भाई। कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो अब बराबर हो गया है, जो वीडियो पहले से गई है और जो चल रहा है अब सेम हो गया है, तो आपका वीडियो जाएगी। तो अभी आपका ग्राम पंचायत ही 15 मिनट बाद लिखवाया जाएगा। आज लेक्चर नहीं चलेगा, सब लिखवा देना है ज़्यादा। ये कम से देखिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन बनाइए। ये आपका ग्राम पंचायत में समाप्त हो गया था। अगला एक सामान्य क्वेश्चन भी कभी काल बन जा रहा है कि ग्राम पंचायत के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। तो भी आपका एक पे लिखवा दिया जाए, क्यों छोड़ा जाए उसको भी। आपका वैसे शुरुआती दौर में ही ये लिखवाया जाता है, लेकिन आपका ऐसा भी आपका क्वेश्चन आजकल बन जा रहा है कि कानून का उद्देश्य बताइए। जैसे कि आपका सीआरपीसी में भी आपका कभी काल बन जाता है। लिखिए भाई, प्रश्न बना लीजिए। तो ग्राम पंचायत के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करिए। एक पेज में लिखवा दिया जाए। इसको थोड़ा विस्तृत कर लीजिएगा, 2-2 लाइन हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल लीजिए। तो ग्राम पंचायत के उद्देश्यों का उल्लेख करिए, या दूसरी भाषा में दे सकता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के बनाने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य थे, उनका वर्णन करिए। लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संघीय व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था, पहले भूमिका 2 लाइन लिखिए। संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है। संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है। फर्स्ट संघ की सरकार, फर्स्ट में लिख लीजिएगा, फर्स्ट संघ की सरकार तथा सेकंड राज्य की सरकार, तथा सेकंड राज्य की सरकार ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को सरकार का तीसरा स्तर माना जाता है। ग्राम पंचायतों को सरकार का तीसरा स्तर माना जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का निर्माण किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। इसके प्रमुख उद्देश्य
निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में लिखिए, अब 1 2 3 करके आपको लिखते रहना है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप लिखना चाहें। फर्स्ट में लिखिए भाई, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का विकेंद्री माने सत्ता आपका केंद्र राज्य में नहीं बल्कि गांव में भी जाए। अगला सेकंड लिखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासित संस्थाओं का, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासित संस्था की स्थापना करना, ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। स्वायत्त शासित संस्था मतलब कि क्या, ऑटोनॉमस बॉडी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासित संस्था को स्थापित करना। तीसरा लिखिए, ग्राम में ग्रामीण प्रशासन, ग्राम में ग्रामीण प्रशासन और उसकी उन्नति के लिए श्रेष्ठ व्यवस्था करना, यानी कि उत्तम व्यवस्था करना, श्रेष्ठ व्यवस्था करना। अगला लिखिए, ग्राम की समस्याओं का निस्तारण, ग्राम की समस्याओं का निस्तारण स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना। ग्राम की समस्याओं का निस्तारण माने उसको सॉल्व करना स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना। अगला लिखिए, ग्रामीण स्थानीय निकाय को, ग्रामीण स्थानीय निकाय को संवैधानिक स्थिति प्रदान करना, संवैधानिक स्थिति प्रदान करना। अगला लिखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में, यानी कि 40 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित ग्राम पंचायतों के गठन के लक्ष्य को, ग्राम पंचायतों के गठन के लक्ष्य को पूरा करना, या ऐसी भाषा में लिख सकते हैं लक्ष्य की पूर्ति करना। पूरा करना थोड़ा वीक शब्द है, लक्ष्य की पूर्ति सही शब्द है, लक्ष्य की पूर्ति करना। अगला लिखिए, गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देना, गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देना। अगला लिखिए, विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों, विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों माने टैक्स और फी, विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों को अधिरोपित करने की शक्ति
अधिरोपित एवं वसूली भी लिख लीजिएगा। अधिरोपित एवं वसूल करने की शक्ति, वसूल करने की शक्ति ग्राम पंचायतों को देना, वसूल करने की शक्ति ग्राम पंचायतों को देना। अगला लिखिए, जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को, जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को बाईला यानी कि उपविधि बनाने की शक्ति देना। बाईला कहा जाता है भाई, उपविधि बनाने की शक्ति देना। अगला लिखिए, छोटे अपराधों में, छोटे अपराधों में ग्राम पंचायत को, छोटे अपराधों में ग्राम पंचायत को समन, समन लिखिएगा, वो काल लेटर वाला नहीं, कल बताया गया था परसों, समन, समन, समन शुल्क लेकर, वो समन नहीं रहेगा भाई, देखिए ये लिखिएगा भाई, समन, यानी कि इसका मैं बताया था जलाकर क्या कर देना, यानी कि समझौता। शमन शुल्क लेकर अपराधों का शमन करना। डिटेल में बताया गया था कोरिलेट करके सीआरपीसी से भी 320 से, शमन शुल्क लेकर अपराधों का क्या शमन करना। अगला प्रश्न बनाइए, अब ये भी उद्देश्य भी समाप्त हो गया। प्रश्न बनाइए, उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिनमें राज्य सरकार, ये भी क्वेश्चन अच्छा आता है, उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिनमें राज्य सरकार किसी ग्राम प्रधान को, जिसमें राज्य सरकार किसी ग्राम प्रधान को उसके पद से हटा सकती हैं, हटा सकती हैं। लिखिए उत्तर, लिखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत किसी ग्राम प्रधान को, किसी ग्राम प्रधान को निम्नलिखित 4 परिस्थितियों में, निम्नलिखित 4 परिस्थितियों में उसके पद से हटाया या पदच्युत किया जा सकता है, उसके पद से हटाया या पदच्युत किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। पहले चारों लिख लेंगे एक एक लाइन, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट लिखिए, इस अधिनियम की धारा, फर्स्ट में लिखिएगा, एक एक लाइन केवल लिखना है। इस अधिनियम की धारा
5A कैपिटल ए लिखिएगा, 5A कैपिटल ए लिखिएगा। धारा 5A के तहत उसके अयोग्य हो जाने पर, भाई ये मेंस के लिए लिखवा दिया गया, कब वो अयोग्य हो जाएगा। 5A कैपिटल ए लिखिएगा, नई धारा है, 5A के तहत उसके क्या हो जाने पर अयोग्य। दूसरा लिखिए सेकंड, इस अधिनियम की धारा 12C के तहत, 12C कैपिटल C लिखिएगा, नई धारा, अभी आपका लिखवा भी गया। 12C के तहत नियत प्राधिकारी के समक्ष आवेदन देकर, अभी लिखवा भी गया था इसको, नियत प्राधिकारी के समक्ष क्या करके, आवेदन देकर, माने आपत्ति की जाती है, आवेदन देकर, ये सेकंड तरीका है। थर्ड लिखिए, इस अधिनियम की धारा 14 के तहत, इस अधिनियम की धारा 14 के तहत ग्राम सभा द्वारा प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके, इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन ग्राम सभा द्वारा प्रधान के विरुद्ध क्या पास करके, अविश्वास प्रस्ताव, अलग से भी क्वेश्चन बनते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पास करके। चौथा लिखिए, इस अधिनियम की धारा 95(1)G, ऐसे लिखिएगा, सेक्शन 95(1)G स्मॉल जी लिखिएगा। इस अधिनियम की धारा 95(1)G के तहत राज्य सरकार द्वारा, भाई जी याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है, 95(1)G के तहत किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। अब हेडिंग डाल लीजिए, राज्य सरकार द्वारा प्रधान का हटाया जाना। ये 4 जरूर लिखिएगा, एक एक लाइन। ये भूमिका ही आपका मैंने एग्जामिनर कभी काल देखता है, मैंने पूरा कोई नहीं पढ़ता जल्दी, भाई इतना समय नहीं है जांचने वाले के पास कि एक एक शब्द पढ़े, वो जमाना गया। आपका देख लिया भूमिका की, भूमिका अगर आपकी अच्छी रही 10 लाइन, उसके बाद आपका ज़्यादा देखा नहीं जाता, 10 लाइन में ही एग्जामिनर जान जाता है कि आगे लड़का क्या लिखा होगा, इसमें कोई शक नहीं। एक एक शब्द किसी भी हाल में पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द पढ़कर कॉपी जांचने लगे एग्जामिनर तो दिन भर में 10-15 ही कॉपी जांच पाएगा, और डेली 50-100-200 जांच देते हैं, कैसे, अब आप जानिए। लिखिए भाई, आपका राज्य सरकार द्वारा प्रधान का हटाया जाना, धारा 95(1)G, यही धारा लिख लीजिए, धारा 95(1)G लिखिए भाई। आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राज्य सरकार ग्राम पंचायत के प्रधान को, राज्य सरकार ग्राम पंचायत के प्रधान को कारण बताओ नोटिस देने के उपरांत, यानी इसको कहते हैं शो काज नोटिस। कारण बताओ नोटिस का मतलब हुआ शो काज नोटिस। देखिए आपका ये याचिका में भी पूछा जाता है, बता दिया जाए, लिखिए ना इसको, मैंने एक लाइन, शो काज नोटिस को ही आपका बिहार ने इस बार तो नहीं, इसके पहले बनाया है, उसको रूल निसी कहा जाता है। कहीं अलग से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रूल निसी। आपका बिहार आयोग ने ये इसमें ना लिखेगा, ये कोरिलेट, बस कारण बताओ नोटिस के बारे में हम बता रहे हैं, इसको कहते हैं शो काज नोटिस।
यानी कि आप कारण बताइए कि क्यों न आपको आपके पद से क्या किया जाए, हटाया जाए। प्रधान को सुना भी जाएगा, अभी हम लिखवाएंगे इसी वाक्य में। इसी में आपका शो काज नोटिस जो याचिका में दायर होती है, वह आपका हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसी को जो लीगल भाषा में पूछा जाता है रूल निसी। तो क्वेश्चन अलग से बना सकते हैं कि रूल निसी किस रिट से संबंधित है। तो आपका क्या जवाब रहेगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपका क्या जवाब रहेगा, हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसी को कहते हैं एक लाइन में रूल निसी को शो काज नोटिस, यानी कि आप क्या बताइए, रीजन बताइए। लिखिए भाई इसको आप। प्रधान को देखिए, कारण बताओ नोटिस देने के उपरांत, यहाँ तक हो गया था ना, उपरांत एवं सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, यानी राज्य सरकार उनको मौका देगी, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निम्नलिखित आधारों पर हटा सकती है। निम्नलिखित आधारों पर हटा सकती है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, फर्स्ट लिखिए, यदि प्रधान बिना पर्याप्त कारण के, यदि प्रधान बिना पर्याप्त कारण के, यदि प्रधान बिना पर्याप्त कारण के लगातार 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, लगातार 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, ये फर्स्ट आपका है। सेकंड लिखिए भाई, आपका पहला आधार है। सेकंड लिखिए, वह कार्य करने से इनकार करे, यानी कि प्रधान जी इनकार कर दें, वह कार्य करने से इनकार करे या किसी भी कारण से अपने को कार्य करने के लिए अक्षम न, या किसी भी कारण से अपने को कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए, फिर एक बार वाक्य देखिए भाई, या किसी भी कारण से, अपने काट दीजिए, अपने सही नहीं है आपका, या किसी भी कार्य को करने के लिए अक्षम हो जाए, ये सही रहेगा, अपने काट दीजिए, अपने सटीक नहीं बैठ रहा है शब्द, अक्षम हो जाए, अथवा इसी लाइन में लिखना, अभी चेंज नहीं करना है पैराग्राफ, अथवा उस पर ऐसे किसी अपराध का अभियोग लगाया गया हो, अथवा उस पर ऐसे किसी अपराध का अभियोग लगाया गया हो, या उसे दंडित किया गया हो, या उसे दंडित किया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता भी है, यानी कि वह अपराध मोरल रूप से, नैतिक रूप से भी क्या है, गलत, जिसमें नैतिक अधमता कहा जाता है। अधमता यानी कि आपका नैतिक रूप से भी आलोचना का वह क्या है, पात्र। थर्ड लिखिए भाई, सेकंड हो गया, थर्ड लिखिए, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, यानी कि प्रधान जी ने किया, उसने मतलब कौन, प्रधान जी। लिखिए, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अथवा इस अधिनियम या
इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा अथवा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का, माने जो कर्तव्य इन पर डाले गए हैं, अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में निरंतर चूक किया है। चूक मतलब डिफॉल्ट को कहते हैं व्यतिक्रम। निरंतर क्या किया है? डिफॉल्ट किया है, चूक किया है, अथवा उसे इस पद पर बने रहना अथवा उसे इस पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय हो। लोकहित में अवांछनीय हो माने गलत हो। अगला लिखिए भाई आपका, उसने किसी मिथ्या घोषणा पत्र के द्वारा अभिव्यक्त रूप से आप अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो। मैंने था नहीं, फर्जी आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया। अगला लिखिए भाई, न्याय पंचायत का पंच या सरपंच होने के कारण न्याय पंचायत, अब ये भू राजस्व में चली गई है। न्याय पंचायत का पंच या सरपंच होने के कारण सक्रिय राजनीति में भाग लिया है। सक्रिय राजनीति में भाग लिया है। अगला लिखिए, यदि उसने इस अधिनियम की धारा 5A के तहत 5A के तहत अयोग्यताओं में से कोई एक या अधिक अयोग्यता प्राप्त कर ली हो, कोई एक या एक से अधिक अयोग्यता प्राप्त कर ली हो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार हटाया गया प्रधान, इस प्रकार, पैराग्राफ चेंज कर, इस प्रकार हटाया गया प्रधान हटाए जाने के दिनांक से 5 वर्ष तक
हटाए जाने के दिनांक से 5 वर्ष तक पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। हेडिंग डालिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके। अस्थाई व्यवस्था, अस्थाई व्यवस्था। लिखिए, जब कोई प्रधान धारा 95(1)(g) की प्रक्रिया से हटाया जाए और प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाए और प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाए तो राज्य सरकार, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, फर्स्ट लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। प्रधान को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, प्रधान की वित्तीय, प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को निलंबित कर सकती हैं, सस्पेंड, निलंबित कर सकती है। सेकेंड लिखिए, आरोपों की जांच से मुक्त होने तक, आरोपों की जांच से मुक्त होने तक प्रधान पद की शक्तियों का प्रयोग प्रधान पद की शक्तियों का प्रयोग ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों से, ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों से बनी एक समिति द्वारा किया जाएगा, बनी एक समिति द्वारा किया जाएगा। प्रश्न बनाइए भाई अगला आपका, ग्राम पंचायत किन विषयों पर कर अधिरोपित कर सकती है? प्रश्न बना लीजिए, ग्राम पंचायत किन विषयों पर कर आरोपित, अधिरोपित कहा जाता है, अधिरोपित कर सकती है और उसकी वसूली कर सकती है, और उसकी वसूली कर सकती है। इसी में बना लीजिए प्रश्न, कर अधिरोपण से क्षुब्ध व्यक्ति को क्या उपचार हैं? कर अधिरोपण से क्षुब्ध व्यक्ति को क्या उपचार हैं?
उत्तर लिखिए भाई, उत्तर लिखिए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 37 में, की धारा 37 में उन विषयों का उल्लेख किया गया है। 37 भाई, उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर ग्राम पंचायत कर या फीस या दोनों अधिरोपित कर सकती है। कर या फीस या दोनों अधिरोपित कर सकती है। इसी लाइन में लिखिए, खंड ए तथा बी में आने वाले विषयों पर, इसी लाइन में लिखिए, स्मॉल ए लिखिएगा या क, खंड ए तथा खंड बी में आने वाले विषयों पर केवल कर अधिरोपित किए जा सकेंगे। खंड ए तथा बी में आने वाले विषयों पर केवल कर अधिरोपित किए जा सकेंगे, जबकि अन्य खंडों में आने वाले विषयों पर, जबकि अन्य खंडों में आने वाले विषयों पर कोई कर या फीस दोनों अधिरोपित किए जा सकेंगे। कोई कर या फीस दोनों अधिरोपित किए जा सकेंगे। ये विषय निम्नलिखित हैं, इसी लाइन में बना लीजिए, तब अब सब विषय चलना है। ये विषय निम्नलिखित हैं। लिखिए आपका पहला भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, जो मीडिएटर थे, मध्यवर्तियों के अधिकार, कामा दीजिए आगम और स्वत्व अर्जित किए गए हों, स्वत्व अर्जित कर लिए गए हों, लिखिएगा, स्वत्व अर्जित कर लिए गए हों, कामा दीजिए, भूमि पर उसके लिए देय, भूमि पर उसके लिए देय भूराजस्व की धनराशि पर, भूराजस्व की धनराशि पर प्रति रुपये पर
कम से कम 25 पैसा, कम से कम 25 पैसा और अधिकतम 50 पैसे कर अधिरोपित कर सकती हैं। कम से कम 25 पैसा और अधिकतम 50 पैसा। ये प्रति रुपया लिखवा गया ना, देखिए तो प्रति रुपया है ना, हाँ 1 रुपया पर, ठीक है भाई। सेकंड लिखिए, उपर्युक्त खंड, उपर्युक्त खंड में निर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, उपर्युक्त खंड में निर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार यानी कि भूमि संबंधी अधिकार, भौमिक अधिकार से संबंधित प्रवृत्त विधि के अधीन, प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो, कामा देकर लिखिएगा, वह माने जिस नाम से जाना जाए उससे मतलब नहीं है, वह कुछ भी कहलाता हो देय भू राजस्व की धनराशि पर, देय भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसा, प्रति रुपया कम से कम 25 पैसा और अधिकतम 50 पैसा कर अधिरोपित कर सकती हैं। कर अधिरोपित कर सकती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपर्युक्त दोनों खंडों के तहत, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, उपर्युक्त दोनों खंडों के तहत कर की वसूली उस व्यक्ति से की जाएगी, कर की वसूली उस व्यक्ति से की जाएगी जो वास्तव में, जो वास्तव में उस भूमि पर कृषि करता है, जो वास्तव में उस भूमि पर कृषि करता है। थर्ड लिखिए भाई, ए बी लिख रहे हैं ना तो तीसरा लिखिए, अगर फर्स्ट सेकंड लिखे हैं तो आपका थर्ड लिखिए, थर्ड, थर्ड लिखिए, यदि कोई, यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई थिएटर, कामा दीजिए सिनेमा या अस्थायी रूप से, या अस्थायी रूप से मनोरंजन के कार्य संपादित करता है, मनोरंजन के कार्य संपादित करता है, तो ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत
प्रतिदिन 5 रुपये से अनधिक का कर, तो ग्राम पंचायत प्रतिदिन 5 रुपये से अनधिक माने अधिक नहीं, 5 रुपये से अनधिक का कर उस पर अधिरोपित कर सकती है, उस पर अधिरोपित कर सकती है। अगला लिखिए चौथा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखे गए ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे गए और किराए पर चलाए जाने वाले वाहनों और पशुओं के स्वामियों पर लिखिएगा भाई, वाहन पर नहीं, वाहनों और पशुओं के स्वामियों पर माने वाहन के लिए स्वामियों पर कर अधिरोपित कर सकती है। कर अधिरोपित कर सकती है। पशुओं के मामले में ऐसा कर 3 रुपया वार्षिक से अधिक नहीं होगा, माने वर्ष में 3 रुपया वार्षिक से अधिक नहीं होगा, जबकि वाहनों के संबंध में 6 रुपया प्रतिवाहन से वाहनों के संबंध में 6 रुपया प्रतिवाहन प्रतिवर्ष 6 रुपया प्रतिवाहन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा, माने एक वर्ष में कितना 6 रुपया। अगला लिखिए भाई आपका, हाँ पशुओं की, एक सेकंड भाई, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, अगला लिखिए क्रम बढ़ाते रहिए, 5वां है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में हाट बाजार मेलों में बिक्री के लिए सामानों का प्रदर्शन पर कर लगा सकती है। देखिए समय भी हो गया भाई आपका, 10-15 मिनट का और है आपका, सोमवार को लिखवा दिया जाएगा। कॉपी लेते आइएगा, एक पेज और बचा है तो 10-15 मिनट लगेगा, लिखवा के तब ये सारे शुरू किया जाएगा, तभी आपका CRPC भी लिखवाई जाएगी भाई आज, या कहिए तो लेक्चर ही दे देते हैं, कितना लिखेंगे लोग, थक गए हैं देख रहा हूँ मैं, तो लेक्चर दे दिया, लिखवाया जाएगा सोमवार मंगल को, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर सुन लीजिए, क्योंकि भाई लगातार लिखवाया जा रहा है, सुबह से लोग थक भी गए होंगे, तो लेक्चर दे दिया जाए, लिखने वाला काम आपका 1-2 दिन बाद CRPC कराया जाएगा, ताकि शेड्यूल सही रहे भाई, लगातार लिखना ना पड़े। हाँ 7:30 बजे से चलेगा।